हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका लर्निंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। मैं रंजना पांडे आज आपको हिस्ट्री का लेक्चर 1 पढ़ाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो फर्स्ट चैप्टर है हिस्ट्री का क्लास 6 का, कब, क्या, कब, कहाँ और कैसे। इस चैप्टर में हम मोस्टली जो मेन इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स हैं रिगार्डिंग सी टेट्स के, जिनको जो सी टेट में लास्ट ईयर में क्वेश्चंस आते रहे हैं, उन्हीं टॉपिक्स को हम कवर करते हुए चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। रशीदा का सवाल। रशीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी, अचानक उसकी निगाह एक कुर्सी पर पड़ी। 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। तो ये जो वर्ड्स आपका आया है यहाँ पर 100 साल पहले, इसी के रिगार्डिंग है, कब, कहाँ और कैसे। यानी कि रशीदा को ये जानना है कि 100 साल पहले ऐसे कैसे हम जान सकते हैं कि 100 साल पहले भी कुछ हुआ था। तो सबसे पहले इसमें हम ये जैसे ये दिया गया है आपका, कैसे पता लगाएं, यानी कैसे हम पता लगाते हैं कि 100 साल पहले क्या हुआ था। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हो, कहाँ से हम पता लगाते हैं 100 साल पहले? टेलीविज़न देखते हो, अखबार पढ़ सकते हो, हम इन्हीं से तो पता लगाते हैं कि पहले क्या हुआ था, कहीं से हमें कोई नॉलेज होती है। लेकिन जो आपके सीटेट में क्वेश्चन बनता है वो आप देखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके द्वारा हमें पता चलता है अपने पास्ट के बारे में, अतीत के बारे में। तो वो है हम आर्किटेक्ट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपका सीटेट के रिगार्डिंग। शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके, ये लाइंस कि हम इनके द्वारा क्या कर सकते हैं, अपने अतीत के बारे में जान सकते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है जब मैं आपको लास्ट ईयर की एसएसटी सॉल्व करवाऊंगी 10 इयर्स की, तब आप इस क्वेश्चन को देखोगे कि हम किसके द्वारा पता लगा सकते हैं, अपने अतीत के बारे में जान सकते हैं। तो ये ऑप्शन में दिया होता है आर्किटेक्टों, पशुपालकों, कृषकों। तो इस चैप्टर में एक क्वेश्चन आपका ये बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलेंगे, लोग कहाँ रहते थे। जैसे इतना हमें यहाँ तक क्लियर हो गया कि हम कहाँ से पता कर सकते हैं, जो आर्किटेक्ट हैं, यानी जो हमारे शिकारी लोग थे, पशुपालक थे, कृषक थे, इनसे हमें क्या पता चलता है कि पहले भी लोग थे, हमारा अतीत एक था। ये हमें इन चीज़ों से हमें पता चलता है। उसके बाद हमें ये कैसे पता चलता है कि लोग कहाँ रहते थे। तो कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रहते थे, जहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। क्या थे कुशल? ये भी एक बार पूछा गया है आई थिंक क्वेश्चन, कि लोग क्या थे? कुशल संग्राहक। संग्राहक क्या थे? संग्राहक का मतलब क्या है? जो अपनी वस्तुओं को संग्रह करके रख लेते हैं। जैसे आज म्यूजियम होते हैं, म्यूजियम में जब आप जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? बहुत सी वस्तुएं अतीत के बारे में, जो आपके पास्ट के बारे में बताती हैं, वो आपको संग्रह की हुई मिलती हैं। तो ज्यादातर से लोग क्या थे? अतीत के संग्राहक थे, कुशल संग्राहक, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। तो क्वेश्चन एक आपका यहाँ ये बनता है कि आरंभिक लोग क्या थे, प्रारंभिक लोग क्या थे। तो आपका आंसर होगा कुशल संग्राहक। क्लियर आपका यहाँ तक हो गया होगा। आगे आप देखिए, इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान थे जहां लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि सबसे पहले किस फसल को उपजाना स्टार्ट किया था। ये आप नोट डाउन करिए इस चीज़ को। मैंने आपको पहले बोला कि एक पेन और कॉपी लेके बैठिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके पूरे नोट्स तैयार हो जाएंगे चैप्टर बाई चैप्टर्स 6 to 8। एक भी क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं आएगा। तो इसमें ये क्वेश्चन बनता है कि पहली कौन सी फसल थी जिसको लोगों ने उपजाना आरंभ किया था। तो गेहूं और जौ। तो पहली कौन सी फसल थी? गेहूं और जौ। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना प्रारंभ किया। दूसरा आपका क्वेश्चन, कि किसको उन्होंने प्रारंभ किया था पालना? भेड़, बकरी, गाय और बैल। पालतू किसको बनाया? भेड़, बकरी, गाय और बैल। यहाँ आपके 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि सबसे पहले किसको पालतू बनाया। तो एक में भेड़, बकरी, गाय, बैल दे दिया जाएगा, एक में
गाय की जगह पे कुत्ता कर दिया जाएगा, बैल की जगह भैंस कर दिया जाएगा। इस तरह से एक ऑप्शन में बदल दिया जाएगा और एक में सेम चारों रहेंगे। तो इसको आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा कि चारों हैं आपके भेड़, बकरी और गाय और बैल। इनको सबसे पहले क्या किया था, उन्होंने पालतू बनाया था। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। इसके अलावा ये आपको बताया गया है कि उत्तर पूर्व में गारो क्या है, एक जनजाति का नाम है। मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ, यानी ये आपका मैप दिया गया है, उसमें आपको इन चीज़ों को सर्च करना है। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कृषि का विकास हुआ। यानी अगर ये पूछा जाता है आपका क्वेश्चन मैप से रिगार्डिंग, ऐसा कुछ नहीं पूछा जाएगा आपका हमारे अतीत में, लेकिन ये पूछा जाता है कभी कभी कि आपके कृषि का विकास कहाँ हुआ, सर्वप्रथम कृषि का विकास कहाँ हुआ। तो आपका उत्तर पूर्व में गारो और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ, यहाँ पर किसका हुआ था, कृषि का विकास हुआ था सर्वप्रथम। और सबसे पहली फसल क्या थी यहाँ पर, चावल। कौन सी फसल थी सबसे पहले, चावल। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर ये आपका मैप दिया गया है, ये आपका फिजिकल मैप है, फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। जैसा आप जानते होंगे कि जहाँ पर हमारा देश और राज्यों का हमें दिखाया जाता है वो हमारे पॉलिटिकल मैप होते हैं, और जहाँ पर हमारी नेचुरल चीज़ें दिखाई जाती हैं वो हमारे नेचुरल मैप है। तो ये कौन सा, फिजिकल या नेचुरल। ये आपको दिया गया है उप महाद्वीप का प्राकृतिक मानचित्र, फिजिकल मैप है ये। इसमें सारी रिवर्स आपकी दिखाई गई हैं। नेक्स्ट देखिए, सहायक नदियां उन्हें कहते हैं। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस नदी की कौन सी सहायक नदी है। तो ये क्वेश्चन आपका इस मैप से बनेगा। जैसे आपका एक बार इसको थोड़ा सा देख लीजिए, आपका क्लियर हो जाएगा सब। जैसे आप यहाँ से देख पा रहे हो सिंधु नदी, यहाँ से आपकी कौन सी नदी निकल रही है, सिंधु नदी निकल रही है। अब पूछा जाएगा क्वेश्चन कि सिंधु नदी के सहायक नदियों के नाम बताइए। तो झेलम, चेनाब, रावी, सतलज और ब्यास, ये आपको पता होना चाहिए। ये सारी नदियाँ कहाँ फ्लो करती हैं, पंजाब में। ये पांचों नदियाँ पंजाब में बहती हैं। और ये किसकी सहायक नदियाँ हैं, सिंधु नदी की। किसकी सहायक नदियाँ हैं, सिंधु की सहायक नदियाँ हैं। इसी तरह से पूछ लिया जाता है आपको कि यमुना किसकी सहायक नदी है, तो गंगा की। आपका हो जाएगा गंगा की सहायक नदियों की सहायक नदियों के नाम बताइए। तो पहले सहायक क्या होता है, कौन सी नदियाँ सहायक होती हैं, कि जो नदियाँ आगे चलकर किसी नदी में जाकर अपना तो फॉर्म खो देंगे, अपना रूप तो खो देंगे और उसी नाम से जानी जाएंगी, उसको बोलते हैं सहायक नदी। जैसे और भी नदियाँ हैं, जैसे यहाँ से ये आपकी यमुना नदी आ रही है, ये है यमुना, चंबल, आप ये देख पा रहे हो, गंगा। ये सारी नदियाँ यहाँ मिल रही हैं। लेकिन आप यहाँ से देखिए, ये तीनों नदियाँ, यहाँ से ये आपकी यमुना, यहाँ से चंबल और यहाँ से आ रही गंगा नदी। लेकिन आप आगे जाके देखेंगे तो यहाँ ना चंबल का नाम है ना किसी का, यहाँ सिर्फ गंगा नदी का नाम है। यानी ये दोनों किस में मिल गई, गंगा में। तो गंगा की सहायक नदी कौन सी हुई, चंबल नदी, यमुना नदी। ये किसकी सहायक हुई, गंगा की। इसी तरह से आपकी जो नदियाँ उसमें मिल जाएं वो क्या कहलाती हैं, उसकी सहायक नदियाँ कहलाती हैं। आगे देखिए, सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। जैसा मैंने अभी आपको बताया, लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। तो आरंभिक नगर अगर पूछा जाता है कि सर्वप्रथम आरंभिक नगर कहाँ पर फले फूले या कहाँ पर आरंभिक नगरों का विकास हुआ, तो आपका आंसर होगा नदियों के किनारे। कहाँ पर, नदियों के किनारे। इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्री तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। और कब हुआ था, ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपका आंसर होगा कि कब हमारा इन नदियों के किनारे हुआ था, 4700 वर्ष पूर्व। और इन्हीं के समुद्र तटवर्ती, मतलब जो इनके आसपास था, वहां पर कब नगरों का जो विकास हुआ था वो कब हुआ था, 2500 वर्ष पूर्व। आगे देखिए, गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। जैसे ये क्वेश्चन पूछ ले, ये आपके सीटेट के लिए तो इम्पोर्टेंट नहीं है कि गंगा तथा सोन नदी इसमें कहाँ है। तो आप ये देख सकते हैं, ये है सोन नदी यहाँ पर। ये भी जैसा हमने अभी बताया, यमुना और चंबल। सोन नदी भी क्या है, इसकी एक सहायक नदी है।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध और वर्तमान में बिहार, यानी कि जो आज हमारा प्रेजेंट में बिहार है, वो प्राचीन काल में किसके नाम से जाना जाता था? मगध। किसके नाम से जाना जाता था? मगध के नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्सों तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। यहाँ पर ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि कौन सी आप स्टार्टिंग में जब लोग एक जगह से, एक राज्य से दूसरे राज्य तक यात्रा करते थे, तो कौन सी चीज़ें उनके लिए परेशानी थी या जोखिम के लिए जोखिम भरी थी? तो क्या क्या था? पर्वत, पहाड़, रेगिस्तान, नदियाँ, ये क्या था? ये परेशानी खड़ा करती थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए जाया करते थे। क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि किस लिए जाते थे, तो किसके लिए जाते थे? यात्रा किसके लिए करते थे? वो अपने काम की तलाश में, कि कोई काम जब एक से दूसरी जगह पर मिल जाता है। जैसे आज भी लोग क्या करते हैं? पलायन करते हैं, गांव से लोग शहर में जाते हैं, किसके लिए? काम की तलाश में। तो प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। जैसे अभी प्राकृतिक आपदा कोई एक जगह पर आ गई, तो वहाँ क्या हुआ? सब कुछ नष्ट हो गया, तो उसके लिए फिर लोग क्या करेंगे? दूसरे स्थान पर जाएंगे और वहाँ पर जाके रहेंगे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए भी जाती थी। तीसरा इसका रीजन क्या दिया गया है कि सेनाएं किसके लिए जाती थी? जैसे अभी हमने मगध के बारे में पढ़ा, तो जो शक्तिशाली राज्य थे तो उनकी सेनाएं किसके लिए जाती थी? उन राज्यों पर विजय के लिए सेनाएं जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफले में तो कभी जहाज़ों में अपने मूल्यवान वस्तुओं को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों की शिक्षा और सलाह देते हुए गांव में दूसरे गांव तक, कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकता वश भी यात्रा किया करते थे। कुछ लोग किसके लिए करते थे? धार्मिक गुरु किसके लिए करते थे? लोगों को शिक्षा और सलाह देने के लिए, एक गांव से दूसरे गांव में। और कुछ लोग किसके लिए जाते थे? रोचक स्थानों की खोजने की चाह में, कि हम कोई सी स्थान की खोज करें। अब इसमें से क्वेश्चन जो बनेगा आपके इस पैराग्राफ में से, तो क्वेश्चन बन सकता है कि आपके दे दिया जाएगा कि प्रारंभिक काल में या आरंभिक काल में लोगों का एक जगह से दूसरे स्थान पर जाने का उद्देश्य क्या क्या थे। तो आपके ये पॉइंट्स में दे दिया जाएगा कि नंबर 1 आपका दे दिया जाएगा, नंबर 1 करके आपका, कि भोजन की तलाश में, काम की तलाश में। दूसरा दे दिया जाएगा कि आपका कि अपने जहाज़ों के काफिलों के साथ में। तीसरा दे दिया जाएगा सैन्य विजय के लिए जाया करते थे। और एक ऑप्शन इन सारे पॉइंट्स के, जो इतने भी आपके पॉइंट्स दिए गए हैं, इनके अलावा कोई एक दे दिया जाएगा। तो आपको जो कौन सा निम्नलिखित में से प्रारंभिक काल में कौन सा यात्रा का उद्देश्य नहीं था, इस तरह के क्वेश्चन सीटेट में बहुत पूछे जाते हैं, जहाँ लास्ट में एक नहीं वर्ड दे दिया जाता है और हम जल्दी में क्या करते हैं, उस नहीं को ना देखकर बाकी क्वेश्चंस में जल्दी में देखेंगे और जो हमें सही लगेगा उसको करके आ जाएंगे। ये भी मिस्टेक सीटेट में बहुत होती है। आगे देखिए, आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्री उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों ने इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वो ऐसा कर सके, वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीपों के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों ने इस आवागमन ने हमारी संस्कृति परंपराओं को समृद्ध किया। कई 100 वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं। ये है कि लोग क्यों यात्राएं करते हैं। लोग क्यों यात्राएं करते हैं कि हमें क्या करना है, कि एक दूसरे की संस्कृति को जानना है, हमें जानना है कि लोग क्या कर रहे हैं दूसरी जगह पे, संस्कृति और अपनी जो हमारी सांस्कृतिक परंपराएं उनको क्या करना है और समृद्ध बनाना है। इसी के लिए हम क्या करते हैं, एक दूसरे के विचारों को अपनाते हैं और एक दूसरी जगह पर यात्रा करते हैं। देश के नाम, अपने देश के लिए प्राय इंडिया शब्द, भारत जैसे नामों का प्रयोग किया जाता है। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है।
इंडिया शब्द को कहाँ से निकला है? इंडस से। किससे निकला है इंडिया शब्द? आपका इंडस से निकला है। और संस्कृत में इसको क्या कहा जाता है? सिंधु। उसके बाद आपका एटलस का दिया गया है हिंदूस तथा, यहाँ से देखिए हिंदूस तथा इंदुस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा गया। ये पूछा जाए कि किस, यहाँ से आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो देख लीजिए कि लगभग 2500 वर्ष पूर्व सिंधु ने किस जगह को इंडिया शब्द कहा या आपका हिंदूस नाम से जाना? तो अब 2500 वर्ष पूर्व पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने, जो ईरानी थे और यूनानी थे, उन्होंने सिंधु को, जो सिंधु क्षेत्र था 2500 वर्ष पहले जो सिंधु जगह थी, उसको क्या कहा? हिंदोस तथा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए कि किस प्रदेश को कहा? जो इस नदी के आसपास की जो जगह थी उसको किस नाम से उन्होंने जाना? इंडिया के नाम से। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। तो यानी कि जो वर्ड इन्होंने, जो यूनानी थे, उन्होंने जो सिंधु का या जो इंडिया का प्रयोग किया था पहले किस जगह के लिए? जो नदी के पूर्व में स्थित जगह थी, और बाद में इसी का प्रयोग हम किसके लिए करने लगे? देश के लिए, एक देश के नाम से जाने जाने लगा। अतीत के बारे में कैसे जानें? यहाँ पर जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको बताती जा रही हूँ। अतीत की जानकारी हमें कई तरह से मिलती है। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी हुई पुस्तकों, ये क्वेश्चन पूछा गया है सीटेट में कि अतीत के बारे में हमें जानकारी किन किन चीज़ों से मिलती है। तो पहला आपका ये है, कौन सा पॉइंट है आपका? पांडुलिपि। किसके द्वारा हमें मिलती है? पांडुलिपि के द्वारा। किसके द्वारा? पांडुलिपि के द्वारा। और पांडुलिपि क्या होती है? अंग्रेजी में पांडुलिपि के प्रयुक्त होने वाला मेन्यूस्क्रिप्ट। क्वेश्चन ये भी बनता है कि मेन्यूस्क्रिप्ट शब्द किस भाषा का और किस शब्द अंग्रेजी वर्ड के लिए, किस वर्ड के लिए यूज किया जाता है, प्रयोग में लिया गया है। तो ये है अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला वर्ड क्या है? मेन्यूस्क्रिप्ट है। लैटिन शब्द मेनू, और ये किससे निकला है? मेनू से। लैटिन शब्द मेनू से निकला है जिसका अर्थ हाथ से है। ये पांडुलिपियाँ प्राय ताड़पत्रों, ये पांडुलिपियाँ क्या होती थीं? ताड़पत्रों पर लिखी जाती थीं अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भोज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती हैं। ये आप एक पांडुलिपि का एक पिक्चर देख सकते हो। ये पांडुलिपि की पिक्चर है। अब पांडुलिपि, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि पांडुलिपि क्या है या मेन्यूस्क्रिप्ट क्या है? तो मेन्यूस्क्रिप्ट पांडुलिपि का ही इंग्लिश वर्ड है। कभी कभी सीटेट में पूरा जैसे आपको इंग्लिश वर्ड दे देगा, हिंदी में भी मेन्यूस्क्रिप्ट लिखा होगा और इंग्लिश में भी यही वर्ड लिखा होगा। जैसे आपके दोनों लैंग्वेज में पेपर होता है तो दोनों में क्या लिखा होगा? यही वर्ड लिखा होगा, मेन्यूस्क्रिप्ट। ये वर्ड लिख के आ जाएगा सिर्फ। तो कि मेन्यूस्क्रिप्ट क्या है? फिर पूछा जाएगा कि हाथों द्वारा लिखी हुई, ताड़पत्रों पे कोई चीज़ लिखी हुई, इस तरह से ऑप्शन दिए होंगे। तो आप ये समझ लीजिए कि मेन्यूस्क्रिप्ट क्या है आपका, कि वो पांडुलिपियाँ या वो चीज़ कोई जो हाथों द्वारा या तो ताड़पत्रों पर या फिर किसी भी पेड़ की छाल पर, जैसे यहाँ पर आपको दिया गया है भुर्ज नामक पेड़ की छाल पर जिनको लिखा जाता था, उनको हम क्या बोलते थे? मेन्यूस्क्रिप्ट या पांडुलिपि। इतने वर्षों में हम इनमें से कई पांडुलिपियों कीड़ों ने खा लिया, कुछ को नष्ट कर दी गई। कुछ पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। प्राय ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। यानी कि जो हमारी पांडुलिपियाँ हैं, मेन्यूस्क्रिप्ट हैं, वो हमें कहाँ मिलती हैं? मंदिरों और विहारों में। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं और व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त यहाँ महाकाव्य, कविता, नाटक भी, यहाँ से ऐसा कुछ इम्पोर्टेंस नहीं है। आगे देखते हैं। हम अब लेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों को
का उत्कीर्ण किए गए मिले हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे। हाँ, ये है यहाँ पर कि आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि कभी कभी हमें एक तो हमें कहाँ से पता चलता था, पांडुलिपियों से अपने अतीत के बारे में। दूसरा हमें अभिलेखों से भी पता चला है अपने अतीत के बारे में। किससे पता चला है? अभिलेखों के बारे में भी। तो अभिलेखों से पता चलता है। और दूसरा आपने जैसा अभी पढ़ा था पहला कि पांडुलिपि से हमें पता चलता था, मैन्यूस्क्रिप्ट से पता चलता था, और किससे पता चलता है? अभिलेख। अब अभिलेख क्या है कि वो चीज़ें जो अपना राजा महाराजा क्या करते थे, दीवारों पर, पत्थरों पर, इन पर क्या करवा देते, उत्कीर्ण करवा देते थे। चाहे राजाओं की प्रशंसा हो, रानियों की प्रशंसा हो, या अपने बारे में कोई युद्ध के बारे में, जैसा ये दिया गया उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। यानी अभिलेखों में क्या रखते थे? और अपना लेखा जोखा रखते थे कि यहाँ पर जैसे आप आगे पढ़ोगे हिस्ट्री में ही अशोक के बारे में, एम्परर अशोक का, तो उसमें ये आप पढ़ोगे कि अशोक का जो 13वां शिलालेख है, सांची की स्तूप हैं, तो आप इनमें देखोगे एक पिक्चर भी दी गई है। ये एक तरह से क्या है? अभिलेख है। ये एक तरह से आपका ये क्या है? अभिलेख। इसमें ये सब चीज़ दी गई है, अभिलेख। इस तरह से ये क्या कर देते थे, दीवारों पर, पिलर्स पर ये सब करवा देते थे। आगे देखिए, इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता था। इम्पोर्टेंट पॉइंट कि प्राचीन वस्तुओं के अध्ययन करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो आपका आंसर होगा पुरातत्वविद। या पुरातत्वविद किसको कहते हैं? तो ऐसा व्यक्ति जो प्राचीन वस्तुओं को अध्ययन करता है उसको हम क्या बोलते हैं? पुरातत्वविद। पुरातत्वविद पत्थरों और ईंटों से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का भी अध्ययन करते हैं। तो ऑप्शन में ये भी दिया जा सकता है कि किसका अध्ययन करते हैं? तो ईंटों से बनी इमारतों, अवशेषों, चित्रों, इन सब का अध्ययन करते हैं। वो औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर की, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। जैसे अब जो जिसकी वो स्टडी कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं पुरातत्वविद, वो किसकी भी हो सकती हैं? पक्की मिट्टी की हो सकती हैं, धातु की हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। यानी कि जो चीज़ें उन्होंने अध्ययन किया वो कैसे थे? जल्दी नष्ट न होने वाले। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। यानी कि जो पुरातत्वविद हैं वो, आपने देखा होगा अभी अभी न्यूज़ में कभी या कहीं आता है कि आज वहाँ खोज हुई, खुदाई हुई, तो ये मिल गया, ये पाया गया। तो पुरातत्वविद होते हैं, ये कुछ भी अगर मिल जाए तो उस पर क्या करते हैं? रिसर्च करते हैं, उससे पता करते हैं कि यहाँ पर पहले कैसा जीवन था, कैसे लोग रहते थे, उनका व्यवसाय क्या था। हम अतीत के बारे में तभी तो पता लगा पाएंगे। इससे इन्हें ये जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यानी जो वनस्पति होती हैं वो तो क्या होता है? नष्ट हो जाती हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। यानी अगर कोई अन्न का दाना जल जाएगा तो वो क्या होगा? जले हुए रूप में मिल जाएगा, जिससे हमारे जो पुरातत्वविद हैं वो अंदाजा लगा सकते हैं किस अनाज का दाना है। तो उस अनाज से ये भी पता चल जाएगा कि प्रारंभिक काल में लोग किस अनाज की खेती करते थे, कौन सी फसल उगाते थे। आगे है पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्वविद से ज्यादा जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्त्रोत शब्द का प्रयोग करते थे। यानी कि जो पांडुलिपि थी, अभी हमने पढ़ा मैन्यूस्क्रिप्ट पहला, पांडुलिपि, अभिलेख, इनसे क्या करते हैं? पुरातत्व। इन तीनों चीज़ों से हम किसके बारे में पता लगाते हैं? अपने अतीत के बारे में। और इसके बारे में अगर हम एक वर्ड अगर यूज़ करें तो वो क्या होगा? इतिहासकार क्या वर्ड यूज़ करेंगे इन तीनों के लिए? स्त्रोत। यानी कि वो स्त्रोत कौन से अगर पूछा जाए कि अगर हमें इतिहासकार कौन से स्त्रोत से अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, अतीत का अध्ययन कर सकते हैं, तो आपका आंसर होगा पांडुलिपि, अभिलेख, पुरातत्व। 3 ऑप्शन देके चौथा कोई और अदर ऑप्शन भी हो सकता है, वो आपका क्या हो जाएगा? नहीं है। जो निम्नलिखित में से नहीं है तो वो अदर ऑप्शन हो जाएगा। स्त्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है। जैसे हमें पता चल जाए कि कुछ इंटरेस्टिंग है अतीत के बारे में, कोई स्टोरी अगर हम किसी राजा के बारे में पढ़ें
तो क्या हो जाएगा, बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा, हमें जानने के लिए रोचक हो जाएगा, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। अब नेक्स्ट है आपका अतीत एक या अनेक। क्या तुम इस पुस्तक के शीर्षक को हमारे अतीत पर ध्यान दिया है, यानी आपका जो है अवर पास्ट इसका टाइटल है। तो यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आगे आपके लिए। आगे देखिए नेक्स्ट, तिथियों का मतलब। यहाँ इस चीज पर आइए, आपका तिथियों का मतलब कि जो हम गणना करते हैं ये यहाँ से आपका आया भी है। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन का तारीख माह आप क्या बताओगे कि ये सब डेट चल रहा है, ये तारीख है आपका और ये दिन है, यही तो बताओगे। जैसे कि 2000 या इसी तरह कोई वर्ष बताओगे। वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है, यानी हम जो आज गणना करती हैं वो किसके जन्म से करती हैं, ईसा मसीह के। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से, यानी कि जो ईसा मसीह का जन्म हुआ था उसको हम 0 मान के चलते हैं, और 1 साल अगर हो गई तो हमने माना 1 ईयर, हम उसको क्या मान के चलेंगे, 1 ईयर। इस तरह से हम चलते हैं। आगे देखिए, तो हम जो पूरा इसमें एसएसटी आपको जो स्टडी करेंगे तो वो हम क्या मान के पहुंच चलेंगे, 2000 को अपना प्रारंभिक बिंदु, यानी हम मानेंगे कि जो हमारा स्टार्टिंग बिंदु हमारा क्या है, 2000। इससे आगे की हम स्टडी करेंगे आपका हिस्ट्री में। यहाँ से क्वेश्चन आपका बना था कि अंग्रेजी में बीसी का तात्पर्य क्या है, तो आपका बीसी का क्या है, बिफोर क्रास्ट। ये क्वेश्चन आपका बना था एक बार कि बीसी का क्या है, बिफोर क्रास्ट या ईसा पूर्व, इसको नोट डाउन कर लें। और एडी का क्या होता है, एनो डोमिनी, बस ये आपका इम्पोर्टेंट है। और ये किससे बना है, ईसा मसीह के जन्म से। कभी कभी एडी की जगह सी या बीसी आ जाता है, ये बस आप इनकी फुल फॉर्म देख लीजिए कि बीसी को क्या बोल रहे हैं, बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व। एडी क्या है, एनो डोमिनी, यानी कि ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म से ही है इसका। और कभी कभी आपका सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसी का बिफोर कॉमन एरा पूछ लिया जाता है। कॉमन एरा क्या है, बिफोर कॉमन एरा क्या है, तो इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों ने अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। कौन से कैलेंडर का, जो हम कैलेंडर यूज करते हैं। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। और बिफोर प्रेजेंट का क्या मतलब है, वर्तमान से पहले, बिफोर प्रेजेंट वर्तमान से पहले। ये आपका हो गया है इस चैप्टर की एक्सरसाइज है, और इसके जो भी इम्पोर्टेंट्स मेन चीज़ें जो आज मैंने आपको कराई हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जब हम सेकंड चैप्टर इसका आपको सेकंड लेक्चर इस हिस्ट्री का आपको मिलेगा नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए थैंक यू, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।